जय हिंद साथियों। सीजी व्यापम प्रयोगशाला परिचायक परीक्षा 2024 आप जानते हैं लैब टेक्नीशियन एग्जाम का पेपर आज होने वाला है और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं आज आपके पेपर में। ठीक है, तो आपके पेपर का हूबहू मॉडल हम लेकर आ चुके हैं सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ में। देख कर जाइएगा स्मार्ट स्टडी क्लासेस की ये प्रस्तुति, क्योंकि पेपर में सेम टू सेम छपने वाले क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे कि आज आपके पेपर में क्या आने वाला है। भारत एवं छत्तीसगढ़ आज का मॉडल पेपर क्या होने वाला है, ये आप करंट अफेयर, इतिहास, भूगोल, जनजातियां और संविधान सभी के प्रश्न यहां पर देखेंगे जो आज 29/9/24 आपकी परीक्षा में छप सकता है। एक भी स्लाइड नहीं छोड़िएगा। पंखा की हवा जो है आपको हम लगातार दे रहे हैं, हवा लीजिए और एक एक प्रश्न का उत्तर बताइए जो आज आपके एग्जाम में छप सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एसएससी 77 की ये महत्वपूर्ण प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। वामनराव लाखे, पंडित रत्नाकर झा, ठाकुर प्यारेलाल या माधवराव सप्रे? जी हाँ साथियों, बताइएगा 29/9/2024 जैसे ही गुड मॉर्निंग हो इस क्लास को जरूर देखिएगा, नींद खुले देख के जाना अपने एग्जाम में। जी हाँ साथियों, माधवराव सप्रे जो पेंड्रा में 1900 ईस्वी में साथियों इन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का जो संपादन किया था और इन्होंने इसे छत्तीसगढ़ में साथियों इन्हें जो है पत्रकारिता का जनक कहा जाता है माधवराव सप्रे को। दुर्ग जिले में सहकारिता का जनक पूछा जाता है साथियों पंडित रत्नाकर झा, ऑप्शन बी में दिए गए हुए याद रखिएगा। साथ ही साथ ऑप्शन सी में दिए गए ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी पूछे जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक माने जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, एग्जाम में छप सकता है। नल वंश के राजा हैं बराह राज और नल वंश के संस्थापक भी हैं। नल वंश के वास्तविक संस्थापक बराह राज की मुद्रा निम्न में से किस जिले में मिली है? देख रहे हैं आप ऑप्शन आपके सामने चारों आ चुके हैं, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर और रायगढ़। बराह राज की मुद्रा कहाँ मिली है साथियों? देख लीजिए कोंडागांव में मिली है। वो जगह हो जाती है अड़ेंगा गांव से साथियों। कोंडागांव में ये जो है नल वंश के संस्थापक बराह राज की मुद्रा प्राप्त होती है। साथियों छत्तीसगढ़ राज्य का प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश होने का गौरव किस राजवंश को प्राप्त है? चारों ऑप्शन से आप फैमिलियर हैं? नहीं फैमिलियर हैं तो चलिए हम आपको कराते हैं। क्या नल वंश के हैं, सरबपुरी वंश के हैं, राजर्षि तुल्य हैं या कलचुरी वंश के हैं? तो साथियों राजर्षि तुल्य वंश जो है साथियों आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी आरंग रायपुर हुआ करती थी और 4वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ करती थी। राजर्षि तुल्य वंश को साथियों छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश होने का गौरव प्राप्त है। इसकी जानकारी हमें मिलती है आरंग में ही, रायपुर में स्थित वहां एक ताम्रपत्र मिलता है, वहीं से इसकी जानकारी मिलती है। एग्जाम में मिलान के लिए क्वेश्चन आता है। इनके वंशों का मिलान असुमेलित है। भीमसेन द्वितीय, सुरा रावण के भाई विभीषण जी और भीमसेन प्रथम व दैत्य प्रमुख इसके राजा हैं। आप याद रखिएगा जो है दैत्य द्वितीय जो है इसके प्रमुख राजा है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये छप सकते हैं, मिलान में आते हैं। राजर्षि तुल्य वंश के राजा भीमसेन, सुरा विभीषण और दैत्य सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा चक्रधर सिंह को किस सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शिमला सम्मेलन, लखनऊ सम्मेलन, बनारस सम्मेलन या रायगढ़ सम्मेलन? जी हाँ, देख लेते हैं। लखनऊ सम्मेलन में संगीत सम्राट की उपाधि चक्रधर जी को दी गई थी। राजा चक्रधर साथियों कथक के बहुत अच्छे कलाकार हैं और इन्होंने साथियों नूतन सर्वस्व नामक एक रचना लिखी है। साथ ही साथ इन्होंने एक राग रत्न मंजूषा का भी निर्माण किया है और एक किताब की रचना की है जो संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, तालतोय निधि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? छप सकता है। थोड़ा सा अलग स्टाइल के भी क्वेश्चन देखिएगा। फिर से हम जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आते हैं। पहले आप जीएस का ये प्रश्न का उत्तर बताइए। नव जागरण का अग्रदूत आ सकता है एग्जाम में, नहीं याद आया था याद कर लीजिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल में से किस क्रांतिकारी को गोरखपुर में फांसी दी गई थी? वन लाइनर में पूछा जा सकता है साथियों, सीधा छपेगा आप एग्जाम में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी साथियों। जयशंकर प्रसाद को किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? ये क्वेश्चन
पूछा गया है एग्जाम में साथियों। चलिए बताते हैं आपको। जयशंकर प्रसाद कर्नाटक है, चंद्रगुप्त इसी में साथियों कार्नेलिया एक विदेशी पात्र हो जाती है। ये बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है साथियों। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का संपादन किसने किया? वन लाइनर में क्या इन प्रश्नों को उत्तर आप दे पाए? कितने प्रश्नों को उत्तर दिया कमेंट करके बताइएगा। और आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से हम देखना प्रारंभ करते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम भी आपको जानना चाहिए। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका हो जाता है। बात जब तीसरे की जाएगी साथियों तो नॉर्थ अमेरिका बताइएगा, और चौथे की बात आएगी तो दक्षिणी अमेरिका भी आपके एग्जाम में छप सकता है। लेकिन ये प्रश्न बताइए, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? मार्च 1919 में चलाया गया था। मिलान के लिए कई घटनाओं को दे दिया जाता है। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किसने की थी साथियों? बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊ रामचंद्र देशमुख, दुलार सिंह मंदार जी, झाड़ू राम देवंगनिया, तीजन बाई, चारों कलाकार हमारे महत्वपूर्ण हैं साथियों। दुलार सिंह मंदार जी जो हो जाते हैं ऑप्शन बी में दिए गए हैं, ये साथियों नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, और ये रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक भी हैं। साथियों याद रखिएगा, रवेली नाचा पार्टी की स्थापना करने वाले हैं ऑप्शन बी में दिए गए हैं दुलार सिंह मंदार जी, जो नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। आपके ऑप्शन में सी में दिए गए हैं झाड़ू राम देवांगन, जो पंडवानी के गुरु और पंडवानी के लोकगीत के संस्थापक माने जाते हैं। तीजन बाई साथियों जिन्हें पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है, इन्होंने इंटरनेशनल पहचान दिलाई है पांडवानी की, और ये वेदमती शैली की गायिका हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिरपुर के सोमवंश की राजधानी क्या थी, जिन्हें आप पांडु वंश के नाम से भी जानते हैं? अभी हमने आपको बताया था साथियों, सिरपुर के सोमवंश या पांडु वंश की राजधानी सिरपुर ही थी, क्योंकि पांडु वंश की दो शाखाएं हुआ करती थी। मैकल पर्वत श्रेणी में इन्हें पांडु कहा जाता था, और दक्षिण कोसल में इन्हें सोमवंशी के नाम से जाना गया है। कालिंजर अभिलेख से ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो सिरपुर के पांडु वंश है, इनका आदि पुरुष उदयन के नाम से जाना जाता है। व्यापम चुपचाप से ये प्रश्न पूछ लेता है, तो ये फैक्ट भी याद रख के जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को माना जाता है? चारों राजा बहुत महत्वपूर्ण है, जो है नलवंशी बिलासतुंग, हर्षतुंग, ईशानदेव या महाशिवगुप्त बालार्जुन। तो साथियों महाशिवगुप्त बालार्जुन छत्तीसगढ़ के इतिहास के स्वर्ण काल के राजा माने जाते हैं। साथियों सोमवंशी ये राजा हैं, इन्हीं के शासन काल में 639 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासन काल में यहाँ पर उसने यात्रा की थी। लक्ष्मणपुर में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण साथियों, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसका निर्माण कार्य महाशिवगुप्त बालार्जुन ने ही करवाया था। और बहुत सारे इन महान कीर्ति जो है स्थापित करने के कारण छत्तीसगढ़ के इतिहास में महाशिवगुप्त बालार्जुन जो सोमवंशी या पांडुवंशी राजा हैं, इनके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? महाशिवगुप्त बालार्जुन ने कराया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब बताइएगा अगला प्रश्न, रामायण में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? प्राग कौशल, दक्षिण कौशल, कांतार या दंडकारण्य? जी हाँ साथियों, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ की राजधानी कुशस्थली हुआ करती थी, और यहाँ की जो प्राचीन भाषा थी वो कोसली थी। और साथियों इसी समय बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे, और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से भी हम लोग जानते थे। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीता बेंगरा की गुफा पूछ लिया जाता है, किस जिले में स्थित है? जोगीमारा की गुफा, काबरा पहाड़, रायगढ़, ये सब कहाँ स्थित है? चलिए बताते हैं आपको। ए एवं बी दोनों सही है। कैसे साथियों? सरगुजा क्षेत्र में स्थित है सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा। कौन सी जिले में? सरगुजा जिले में स्थित है सीता बेंगरा और जोगीमारा की गुफा, जहां से ये मौर्यकालीन साक्ष्य साथियों प्राप्त हुए हैं। ये जोगीमारा की गुफा रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, और यहाँ से शिलालेखों की प्राप्ति हुई है साथियों। और उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक दासी हुआ करती थी साथियों, रामगढ़ की पहाड़ी में। देवदत्त एवं दासी सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है, और यहीं से आपको देखते हैं मौर्यकालीन साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव का आखेट मुद्रा में शैलचित्र का अंकन निम्न में से किस गुफा में पाया गया है? सिंघनपुर की गुफा,
भूतलदा जोगी महाराज काबरा पहाड़। साथियों ये जो अंकन है सिंघनपुर की गुफा में पाया जाता है। साथियों इसकी खोज 1910 में एंडरसन ने किया था और ये पाषाण कालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर वाली गुफा, यह गुफा साथियों पूर्व पाषाण कालीन छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफाओं में से एक मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कक्सार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चारों जनजातियों का नाम है, आप ध्यान से देख लीजिए। कक्सार नृत्य कौन करता है भाई साहब? आइए बताते हैं आपको। मुड़िया या मुरिया जनजाति जो होती है, कक्सार नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना और अपलोडिंग टाइम देखना, उसके बाद आज पेपर में छप रहा है नहीं बताना हमको, ठीक है। यह इसको भी ध्यान दीजिएगा। कक्सार नृत्य मुड़िया या मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। और उरांव जनजाति साथियों, इसका एक अनुष्ठानिक नृत्य है सरहुल, ये पूछा जाता है। ये कब किया जाता है ये याद रखना, हिंदी माह का चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। उरांव जनजाति का जो सरहुल होता है साथियों, इसमें साल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। जनजातियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीजी व्यापम सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पुलिस में तुरंत छप जाता है। मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढाल आपसे पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है या उत्तर से दक्षिण की ओर है। आप मैकल पर्वत श्रेणी जानते हैं, कवर्धा राजनांदगांव क्षेत्र में इसका विस्तार हो जाता है साथियों। और इसका जो ढाल है, स्लोप है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाता है। लोरमी पेंड्रा तक इसका साथियों ये मैकल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और ये पेंड्रा वही जगह है साथियों जहां पर माधवराव सप्रे ने 1900 ईस्वी में एक पत्रिका का संपादन किया था। तो ये मैकल पर्वत श्रेणी जो है उनका स्लोप जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि किस पर्वत का भाग है, याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत का भाग है। जो राज्य के किस दिशा में स्थित है ये भी पूछा गया है, बताइएगा पश्चिम दिशा में स्थित है। मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कवर्धा स्थित बदरगढ़ है, जो विवादित मानी जाती है, लेकिन जिसकी ऊंचाई भी ये मानी जाती है 1176 मीटर है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आपको बताना है। जी हाँ साथियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जी हाँ साथियों, जो है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, क्या यहाँ पर झारखंड हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, मध्य प्रदेश? तो झारखंड साथियों छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है, उड़ीसा का क्षेत्रफल भी बड़ा है, तेलंगाना का भी क्षेत्रफल बड़ा है, राज्य का ना पूरी स्टेट का। क्वेश्चन समझ में अब आया होगा, तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य साथियों उड़ीसा होता है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ की सीमा साथियों इसमें 7 राज्यों से लगती है, वर्तमान में 33 जिले हैं, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को ये स्पर्श करता है। एक बार फिर से देख लीजिए मुड़ने से पहले, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य उड़ीसा है, जब लंबाई की बात की जाए किलोमीटर की। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा पूछा जाएगा तो बताइएगा झारखंड क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। आइए हम बड़ा बताते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों से लगती है, जिसमें क्रमशः मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है। छत्तीसगढ़ का वर्तमान नक्शा का निर्धारण कब किया गया, एक लाइन में पूछा जा सकता है साथियों, ध्यान से देख लीजिए। साल 1905 में। और क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और इसी समय छत्तीसगढ़ का नक्शा भी निर्धारित किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान क्षेत्रफल साथियों 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% हो जाता है। यहाँ के राज्य की जो आकृति है वो समुद्री घोड़े की समान है, मतलब मैप में जो आकृति है जिसे सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस अंग्रेजी में कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र को किस नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए। यही समाचार पत्र है जो पेंड्रा से छपा था और जिसका संपादन माधवराव सप्रे जी ने किया था, उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ मित्र। जी हाँ साथियों, ये गौरेला पेंड्रा है जो नवीन जिला बना है, यही जिसका प्रकाशन हुआ था और इसका प्रकाशन साल 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ऑप्शन में उदंत मार्टर पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित भारत की पहली पत्रिका, याद रखिएगा भारत की पहली पत्रिका उदंत मार्तंड हो जाती है। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र साल 1900 ईस्वी में गौरेला पेंड्रा मरवाही मतलब पेंड्रा से छपा था। और जो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछा जाएगा तो महाकौशल बता दीजिएगा, 1951 में ये छपा था। चारों व्याख्या को भी ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में छपता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक, जनवरी से मार्च तक लगने वाले मेलों से अलग है। 4 मेला दिए गए हैं साथियों। मड़ई मेला आप जानते हैं, ये राजिम का मेला, सेवरी नारायण, रतनपुर, ये मेला साथियों जनवरी से मार्च तक लगने वाले मेले हैं। लेकिन मड़ई के मेला ये साथियों जो है विश्व प्रसिद्ध है, नारायणपुर जिले में लगता है और इसका आयोजन साथियों नवंबर से अप्रैल माह में किया जाता है। ठीक है, माफ कीजिएगा। निम्न में से गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है। सूता, ताबीज, बहुटा, ढोलकी। देखिए ऑप्शन ए में सूता जो एक प्रकार का सिक्के का माला या हार होता है साथियों। ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए, गले में आप कौन सा आभूषण नहीं पहनते हैं, सूता, ताबीज, बहुटा या ढोलकी। तो साथियों ऑप्शन ए में सूता दिया गया है जो एक प्रकार का सिक्के का माला या हार होता है। बहुटा जो दिया गया ऑप्शन सी में साथियों, ये बाह पर पहने जाने वाला जनजातीय आभूषण हो जाता है। तो निम्न में से गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है बहुटा, ऑप्शन सी आपका सही है। बहुटा कहाँ पहना जाता है, बाह में पहना जाता है। निम्न में से गले में पहना जाने वाला आभूषण, इसका उत्तर साथियों आप दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट को निम्न में से क्या कहा जाता है। चारों ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट को किस नाम से जाना जाता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, संवाद कौमुदी, भारत का पहला समाचार पत्र, अभी हमने आपको बताया था उदंत मार्तंड, या अमृत बाजार पत्रिका। जी हाँ, भारत का पहला समाचार पत्र किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजी समाचार पत्र जो बंगाल गजट है इसे भारत का पहला समाचार पत्र कहा जाता है, जो हिंदी में न होकर अंग्रेजी में था। इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, ये भी पूछे जाते हैं। ये यूरोप के रहने वाले थे और इसकी भाषा अंग्रेजी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। महतारी बंधन योजना कब लागू किया गया था। जी हाँ, एक लाइन में पूछा जा सकता है, डेट याद होनी चाहिए। 1 मार्च 2024 को महतारी बंधन योजना को लागू किया गया था। इसमें साथियों 1000 प्रति माह व 12000 सालाना की राशि डीबीटी के द्वारा प्रदान की जाती है साथियों। और 10 मार्च 2024 को पहली किस्त इसकी जारी की गई थी। अभी तक 70 लाख महिलाओं को 700 करोड़ रुपए महतारी बंधन योजना के तहत दिए जा चुके हैं, जिसकी शुरुआत 1 मार्च साल 2024 को होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है, बताइएगा। जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। साथियों स्पेन ने यूरो कप 2024 का खिताब, स्पेन इंग्लैंड को हराकर अपने नाम कर चुका है साथियों। वीडियो को साथियों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में साथियों जोरदार तरीके से शेयर करके बताइए ये महा रिवीजन, ये जो है श्रृंखला कैसा लग रहा है। ये पूरा प्रश्न आपके एग्जाम में छप रहे हैं कि नहीं छप रहे हैं। आनंद अरुणोदय कविता के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा हमने बोरिंग से हटा के चेंज किया है। चलिए अरुणोदय पत्रिका के संपादक कौन है, लेखक कौन है, प्रेमघन हो जाते हैं, याद रखिएगा। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है, ध्यान से बताइएगा इसका उत्तर क्या है, हरिशंकर परसाई तुलसीदास चंदन घिसे जो है किताब के लेखक हो जाते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था। कुछ दिमाग में आ रहा है, क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, चलिए हम बताते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा किस देश के मध्य है साथियों, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, भारत एवं चाइना के मध्य। रेड क्लिफ सीमा किस देश के मध्य हो जाती है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। हम सभी लोग इसको जानते हैं। सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले चर्चित भारतीय व्यक्ति हैं हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साथियों। गांधी इरविन समझौता किस तारीख को हुआ था, ये आपको बताना है। डेट याद है, नहीं याद है, चलिए हम बताते हैं। डेट उसकी हो जाती है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, मतलब महात्मा गांधी। ये प्रश्न बहुत बिल्कुल बर्निंग छप सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को प्रारंभ हुआ था। जी हाँ साथियों, 8 अगस्त
1942 को करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दे दिया था और कहा कि अब अंग्रेजों को खदेड़कर जो है यहां से भगाओ। साथियों, भारत ब्लॉक का गठन कब किया गया था? बताइए, कुछ दिमाग में घूम रहा है? नहीं घूम रहा है, कोई बात नहीं, डेट नहीं याद आई। मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ये टेस्ट बिल्कुल चल रहा है। बताइए, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? जी हाँ, एग्जाम में छपने वाला है और थोड़ा दर्द भी हो रहा होगा क्योंकि प्रश्न बहुत वीआईपी क्वालिटी के हैं साथियों और एकदम छप सकते हैं। बिल्कुल नवीन सा लगेगा। सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिनको आप सिलेक्ट कराना चाहते हैं। तो साथियों, विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का आयोजन किया गया। विशाखापट्टनम याद रखिएगा। भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु किस क्षेत्र के महान वैज्ञानिक थे? बताइए, जगदीश चंद्र बसु का वनस्पति विज्ञान से इनका संबंध हो जाता है। भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का संबंध। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं साथियों? जी हाँ, सभी को आता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिक विज्ञान के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से उन्हें कब सम्मानित किया गया था? आप जानते हैं, रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं और रमन प्रभाव की उन्होंने खोज की थी 1930 में। साथियों, उन्होंने भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किस फिल्म के लिए मिला? बताइए साथियों, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ध्यान रखिएगा, एनिमल फिल्म के लिए संदीप रेड्डी वांगा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। पिक्चर का नाम है एनिमल। आगे देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? बताइएगा साथियों, क्या इसका सही उत्तर होने वाला है? तो नयनतारा एवं रानी मुखर्जी साथियों साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये अब जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत, जापान और जर्मनी को पछाड़कर 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह अनुमान किस कंपनी द्वारा लगाया गया है भारत के लिए? तो ये बताते हैं हम आपको कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेफरीज ने साथियों ये अनुमान लगाया है कि साल 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जापान और जर्मनी को पीछे हटाकर। चलिए बताइएगा, अब ये छपने वाला क्वेश्चन, साल 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताइएगा। इसका उत्तर हो जाता है जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान। ठीक है, साल 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले शाहरुख खान हो जाते हैं, याद रखिएगा। कैसे लगे ये सारे प्रश्न साथियों जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है, देख लीजिए, प्रश्न का उत्तर स्पेन हो जाता है और दे दिया है तो दूसरा प्रश्न बताइए। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन हो जाती है? पीवी सिंधु, मनु भाकर, मनिका बत्रा, मीराबाई चानू। जी हाँ साथियों, मनु भाकर हो जाती हैं। जो है एक ही आप देख रहे हैं कि ओलंपिक में, चूंकि ये साथियों आप देख रहे हैं 10 मीटर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल में भाग लेती है। ये हमारी निशानेबाज है जिन्होंने कांस्य पदक साथियों जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में, याद रखिएगा, छपने वाले प्रश्न है। चर्चित खिलाड़ी विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है साथियों? जरूर बताइए। कुश्ती से इनका संबंध हो जाता है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इन्हें जो स्वर्ण पदक से चूक गई साथियों। और ये साथियों हरियाणा के जुलाना सीट से जो है कांग्रेस की विधायक की प्रत्याशी भी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीत लिया है? चारों ऑप्शन पढ़ के बताइए, एग्जाम में छप रहे हैं साथियों, एकदम ध्यान से देख लीजिए, छपने वाला प्रश्न है। फ्रेंच ओपन 2024 जीतने वाले खिलाड़ी हैं कार्लोस अलकराज। फ्रेंच ओपन 2024 में महिला में विजेता कौन है साथियों? याद रखिएगा, ईगा स्विएटेक फ्रेंच ओपन 2024 में महिला विजेता खिलाड़ी हो जाती हैं। ऑरेंज कैप 2024 में किसे मिला आईपीएल में साथियों? विराट कोहली को मिला, ध्यान से देख लीजिए, विराट कोहली। पर्पल कैप आईपीएल में किसे प्रदान किया गया था? ध्यान से देखिए, ये प्रश्न बहुत नॉर्मल से लगभग सभी को आते हैं साथियों। तो आईपीएल 2024 में पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। अब ये पर्पल कैप और ये ऑरेंज कैप होता क्या है साथियों? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है आईपीएल में, और जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप पहना दिया जाता है। ये छपने वाला प्रश्न देखिए, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के विजेता कौन है? लियोनेल
मेसी हो जाते हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब एताना बोनमती ने जीता था। ठीक है साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, ये महिलाओं का जो है एताना बोनमती ने जीता था और पुरुषों में लियोनल मेसी हो जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो। यहाँ फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 एताना बोनमती है, जबकि फीफा प्लेयर ऑफ 2023 के विजेता लियोनल मेसी पुरुष वाले हो जाते हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल किस टीम ने जीता था? जी हाँ साथियों, शाहरुख खान वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर ने हैदराबाद को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया था। साथियों चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो ये प्रश्न पूरे कैसे लगे और इस प्रश्न का उत्तर जाते जाते हमें जरूर बताइएगा। रायपुर जिला कब बना है, इसे आप जो है कमेंट बॉक्स में छापेंगे और इसका जो है उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर हम बता देते हैं। 1861 में साथियों रायपुर जिला बना था और 1862 में रायपुर संभाग बना था। 1956 में बिलासपुर को संभाग बनाया गया था। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये 3 आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। और चलते चलते ये प्रश्न देख लीजिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है? तो प्रश्न छप सकता है, टी20 वर्ल्ड कप है मेंस वाला, भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका को कड़ी टक्कर देके। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है साथियों? महाराष्ट्र ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक स्वर्ण पदक। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 खिताब आर्यना सवालेंका ने जीता है। और पुरुष की बात अगर की जाएगी ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता की तो यानिक सिनर का नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष के विजेता यानिक सिनर हो जाते हैं। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? छपने वाला प्रश्न, मिचेल स्टार्क छप रहे हैं साथियों। 24 करोड़ में इनको खरीदा गया था। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसका आयोजन साथियों लखनऊ में किया गया था। ये बैडमिंटन से संबंधित एक ट्रॉफी है। 33वां सती सम्मान 2023 जो कि 2024 में प्रदान किया गया, किसे प्रदान किया गया साथियों? तो प्रदान किया गया है प्रभा वर्मा को। ठीक है, इनका एक उपन्यास है रौद्र सात्विकम के लिए इन्हें दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला साथियों ये एक वार्षिक सम्मान है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं साथियों? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखिएगा। और ये प्रश्न जरूर देखिएगा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, सही उत्तर है क्रिस्टिना पिजकुआ जो चेक गणराज्य की रहने वाली है। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो सम्मान मिला है वो संस्कृति मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, लोकतंत्र की जन्म इसकी थीम हुआ करती थी। 58वें ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया साथियों? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब दोनों को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, साल 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? 5 लोगों को सम्मान मिला था। इनके नाम भी वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा साथियों। साल 2024 कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान? 5 लोगों को नाम यहाँ पर याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री, एनी जेनी एरपनबेग, मिशेल टेलीग्रांडा, माइकल हाफमैन। चलिए, जेनी एरपनबेग जो कि एक जर्मन लेखिका है साथियों, इनकी किताब कैरोस के लिए इन्हें साथियों ये जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी किताब का साथियों अनुवाद माइकल हाफमैन ने किया है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अपने सभी दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा। साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री है। उनकी रचना है रेत की समाधि। ठीक है साथियों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आपने देख लिया। और अब चलते चलते देखते हैं, ये साथियों यहीं तक एंड करते हैं। और यहाँ तक में अगर आपने पूरा सेशन यहाँ तक अटेंड किया तो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। और आप साथियों बहुत सारे प्रश्नों को आपने यहाँ पर देखा, लगातार देखते आ रहे हैं, पूरे सेशन को आपने अटेंड किया। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और ये प्रश्नों की जो झड़ी है साथियों, अगर आपने वाकई में शिद्दत से देखी है तो यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपका आज की पेपर में छप रहा है। ठीक है, सभी प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके महत्वपूर्ण आंसर की के साथ। आप सभी को आपके एग्जाम की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।